नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है जो यूपी पीजीटी के हैं। आज का पहला प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। किसे कहा गया है काव्य का सर्वस्व? तो विकल्प में है ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या फिर रीति। तो काव्य का सर्वस्व जो है अलंकार को कहा जाता है। काव्य का शरीर शब्द और अर्थ हैं और उसको अलंकृत करने वाले अलंकार ही काव्य की आत्मा है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह के विचार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलंकार। अगला प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। यह कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? तो विकल्प में है अन्योक्ति, विरोधाभास, संदेह या फिर उपमा। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें संदेह अलंकार होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संदेह अलंकार। अगला प्रश्न है, यह इसमें मात्रा दी गई है। इसमें रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो ऊपर मात्रा लगी हुई है। प्रश्न इतना ही है कि रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो जो यश जैसे बना है इसमें इसको 2 गिना जाता है। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 और 16, इसमें कुल 16 मात्राएं हैं, लगा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामदूत अतुलित बलधामा में इसमें कुल 16 मात्राएं हैं। यह एक चौपाई छंद है। यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से में तथा तीसरे चरण की तुक जो है चौथे चरण में मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तिलस्मी उपन्यास, तो विकल्प में है प्रेमचंद, नरेंद्र, देवकीनंदन खत्री, फिर या ओम प्रकाश शर्मा। तो हिंदी साहित्य में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय जो है देवकीनंदन खत्री को प्राप्त है। इनके द्वारा रचित उपन्यासों में है चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना एवं भूतनाथ। ये सभी रचनाएं जो हैं देवकीनंदन खत्री की हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा बताना है। यह किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। तो शिरीष के फूल जो हैं यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह किसका निबंध है? तो शिरीष के फूल जो हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंधों के नाम है अशोक के फूल, शिरीष के फूल दिया ही है, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष। ये सभी जो है कुटज, ये इनके महत्वपूर्ण जो हैं निबंध है। अगला प्रश्न है, इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। कौन है जो नहीं है? तो विकल्प में है रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो इनमें से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी के व्यंग्यकार नहीं हैं, वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो है द्विवेदी युगीन व्यंग्यकार हैं, जबकि रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली ये सभी लोग जो हैं स्वातंत्र्योत्तर युग के हिंदी व्यंग्यकार हैं।
अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग या फिर रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा का गौरा गाय जो है यह एक रेखा चित्र है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महादेवी वर्मा एक सफल रेखा चित्रकार हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य रेखा चित्रों में है नीलकंठ, मोर, घीसा, सोना, गौरा, रामा, बिंदा, बिट्टो, सबिया। ये सभी इनके महत्वपूर्ण रेखा चित्र एवं संस्मरण हैं। अगला प्रश्न है आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन हैं? तो विकल्प में है चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा या फिर होरी और बुधिया। तो आकाशदीप के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकाशदीप यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इसका समय है 1929 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के अन्य कहानियों में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अगला प्रश्न है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो आप सभी लोग पता है कि सुंदरकांड में हनुमान जी का विशेष महत्व है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रमुख कांड है सुंदरकांड। इसके प्रमुख पात्र हनुमान हैं। रामचरितमानस के प्रमुख कांडों के नाम 7 कांड हैं। इसमें 7 कांडों के नाम बता दे रहे हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो विकल्प में अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या कोई नहीं। तो ई जो है जिह्वा का जो है 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। जिह्वा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण होता है। तो ई का उच्चारण स्थान बताना है। तो ई का उच्चारण स्थान है अग्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्रभाग से उच्चारण होता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य भाग से सिर्फ अ का उच्चारण होता है। जिह्वा के पश्च भाग से सभी वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे ऊ, ओ, औ, आ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है ये देख लेते हैं। अवधी कहाँ बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है इलाहाबाद प्रयागराज में। और ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा में। भोजपुरी बोली जाती है बनारस में। और मैथिली बोली जाती है मुंगेर में। भोजपुरी जो है बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया ये सभी क्षेत्रों में जो है भोजपुरी बोली जाती है। एक क्रम हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। तो विकल्प में है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास या फिर 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है तो 1000 ईस्वी के आसपास। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत भाषा का विकास जैसे है, संस्कृत भाषा जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है, जिसमें वैदिक संस्कृत है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, लौकिक संस्कृत है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, पाली भाषा है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश भाषा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और खड़ी बोली का विकास हुआ 1 ईस्वी के बाद। तो अगला प्रश्न है पाली किस धर्म की भाषा है? पाली
तो विकल्प में है वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म। तो आप सभी लोग पता है पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म की भाषा रही है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अब प्राकृत भाषा में जो है प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक। इसी को त्रिपिटक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में जो है विकल्प देख लेते हैं, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि या फिर यड़ संधि। तो इति धन आदि इत्यादि में जो है यड़ संधि होगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यड़ संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विकल्प में है रात, सांस, मूर्खता या फिर मोती। तो मोती शब्द पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, यहाँ विराम चिन्ह दिए गए हैं। तो अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प विराम, सीधे इसको हम मिला दे रहे हैं। तो कौन सा निशान जो है अल्प विराम है? तो ए निशान जो है अल्प विराम है। ए निशान जो है विस्मयादि बोधक है। अर्ध विराम है ए, जिसमें ऊपर बूंदी लगी रहती है। और निर्देशक चिन्ह है ए वाला, ए निशान जो है निर्देशक चिन्ह है। एक क्रम हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। तो विकल्प में है राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा। तो अशुद्ध वाक्य बताना है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह अशुद्ध है। राम ने एक किताब खरीदे, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा राम ने एक किताब खरीदी है, ए होगा। अगला प्रश्न है लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? तो विकल्प में पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल या फिर सामान्य भूतकाल। लड़की जाए, तो यह वाक्य जो है संभाव्य भविष्यत काल का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, क्या होता है? मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो संदिग्ध में बताना है। तो मोहन ने पढ़ा है का संदिग्ध होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहन ने पढ़ा होगा, यह संदिग्ध है, पढ़ा होगा, कंफर्म नहीं है ये। अगला प्रश्न है इनमें से जायसी की रचना नहीं है। एक रचना इसमें है जो जायसी की नहीं है, वह कौन है? तो आप सभी लोगों को पता है कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये सभी तीनों रचनाएं जो हैं जायसी की हैं। जो नहीं है वो है इंद्रावती और अनुराग बासरी, ये दोनों रचनाएं जो हैं नूर मोहम्मद की हैं। अगला प्रश्न है बीसल देव रासव के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है नरपति नाला, चंद्रबरदाई, धनपाल या फिर जयाना। तो बीसल देव रासव के रचनाकार जो हैं नरपति नाला हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरपति नाला। अगला प्रश्न है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है रहीम, कबीर, बिहारी या फिर तुलसी। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, यह जो है कबीरदास की पंक्ति है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न है, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, यह किसका पद है? केशव दास का, जयशंकर प्रसाद का, सूरदास का या फिर कबीर का? तो जयशंकर प्रसाद और कबीर तो होंगे नहीं, केशव दास और सूरदास में पहचानना है। तो बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, यह सूरदास का पद है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या फिर भोजराज? तो आप सभी लोग पता है रहीम जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के दरबारी कवि थे रहीम। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीमदास की प्रमुख रचनाओं में है दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद जो है अवधी भाषा में लिखा गया है ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप जो है अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो विकल्प में है रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी या फिर कामायनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिजा। भूमिजा जो है यह राम कथा पर आधारित है। भूमिजा माता सीता को कहा जाता है क्योंकि वो धरती से उत्पन्न हुई थी, भूमि से। अगला प्रश्न है, निहार, रश्मि, नीरजा एक काव्य संग्रह किसके हैं? तो विकल्प में सुमित्रानंदन पंत, निराला, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। तो रश्मि, निहार, नीरजा एक काव्य संग्रह जो है महादेवी वर्मा के हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है, कौन सा है? तो कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र या फिर साकेत। तो आप सभी लोग को पता है कि प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और कामायनी तो सबको पता है जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, व्यंग लेखक के रूप में या फिर आलोचक के रूप में। तो आप सभी लोग पता है कि बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं जो एक आलोचक हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आलोचक हैं। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, ये सभी जो हैं। एक बात और, 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास जी की नियुक्ति की गई थी। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी में प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था। इनके शिष्य रहे हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, कौन किसकी रचना है? तो इसको हम सीधे मिला देंगे। प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो इसमें है आकाशदीप। प्रेमचंद जी का मिलाते हैं शतरंज के खिलाड़ी, आकाशदीप हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। जैनेंद्र कुमार की हो जाएगी अपना अपना भाग्य। और भगवती प्रसाद वाजपेयी की हो जाएगी निंदिया लागी। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है, सुमेलित करना है।
तो गोविंद वल्लभ पंत हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो जयशंकर प्रसाद की पहली रचना को ढूंढते हैं। ऐसे क्रम में मिलाना बहुत आसान हो जाता है, एक भी रचनाकार का नाम और रचनाकार याद होता है तो मिल जाता है आसानी से। तो गोविंद वल्लभ पंत की रचना है वरमाला, वरमाला इनकी रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की है सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद की है स्कंदगुप्त और चतुर्सेन शास्त्री की है उत्सर्ग। अगला प्रश्न है खंड काव्य की परिभाषा बताना है। विकल्प देख लिया जाए। किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, या किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना, या फिर पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। खंड काव्य की बताना है। ये दोनों तो एक पहले नंबर पे नहीं होगा, सी और डी। तो खंड काव्य में जो है संपूर्ण जीवन की कथा का चित्रण नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा प्रस्तुत की जाती है खंड काव्य में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्दालंकार में यह नहीं है, कौन नहीं है? तो विकल्प में है यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर उपमा। तो शब्दालंकार को याद कर लेंगे तो अर्थालंकार ऐसे ही पहचान लेंगे। शब्दालंकार में आता है यमक, अनुप्रास, श्लेष और वक्रोक्ति, विप्सा, ये सभी जो है अलंकार जो हैं शब्दालंकार हैं। और जो नहीं है वो कौन नहीं है? तो उपमा अलंकार जो है यह शब्दालंकार नहीं अर्थालंकार होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो आप सभी लोग पता है कि छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो शब्द शक्तियों के 3 भेद होते हैं, वो होते हैं अभिधा, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। जो नहीं होता है वो है श्रोता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें भी सुमेलित करना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है मेरी तीर्थ यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है दांत। और वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है राष्ट्र का स्वरूप। एक क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। तो विकल्प में हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, 2 व्यंग नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार झिल्लियाँ। तो इनमें से कौन सी रचना जो है यह शरद जोशी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शोक सभा। यह इनकी रचना नहीं है शरद जोशी की, बाकी तीनों रचनाएं शरद जोशी की हैं। ये शोक सभा किसकी रचना है? तो यह भी एक व्यंग लेख है जो रविंद्रनाथ त्यागी की है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो विकल्प में है बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदा रस या फिर आखिरी चट्टान। तो आत्मकथा बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बचपन। बचपन जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती का निबंध है। निंदा रस भी हरिशंकर परसाई का
हरिशंकर परसाई का निबंध है। और आखिरी चट्टान जो है मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है ध्वनि किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? तो विकल्प में है जयदेव, भोजराज, भरत मुनि या फिर आनंदवर्धन। तो ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा मानने वाले हैं आनंदवर्धन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है। या खाए बौराए या पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है, आप सभी लोग पता है कि इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। प, तो प जो होता है विकल्प में है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या फिर ओष्ठ। तो प वर्ण का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ओष्ठ हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं है? तो विकल्प में अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों भाषाएं जो हैं पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अवधी है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी। पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत यह नहीं आती है, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ाम डेट आने से पहले मैं तैयार कर रही हूँ कम से कम 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज कराने की। अगर आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मैं सोच रही हूँ कि 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊँ, वो भी नए प्रश्न। तो चलिए आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।